आंख खुलते ही मैं चंद लम्हे बेध्यानी में पड़ा रहा। गो एक स्नाइपर का दिमाग हर वक्त चौकन्ना ही रहता है और नींद से उठते ही उसे माहौल और सूरत हाल का अच्छी तरह इदराक होता है। मगर उस वक्त मैं नींद से नहीं जागा था, बल्कि तवील बेहोशी से उठा था। आहिस्ता आहिस्ता मेरा शऊर बेदार हुआ और मुझे याद आया कि मैं कहाँ हूँ। मुझे हैरानी इस बात पर थी कि अभी तक मैं जिंदा कैसे हूँ। शलोबर कबीले के आदमियों को तो मुझे बगैर किसी ताखीर के हलाक कर देना चाहिए था, मगर मैं न सिर्फ जिंदा था बल्कि टांग, पिंडली और बाजू पर बंधी हुई सफेद पट्टियां भी मुझे ये बावर करवा रही थीं कि बेहोशी के दौरान ही मेरा ऑपरेशन वगैरह हो चुका था। मैंने दाएं बाएं नजरें घुमाई। वो जगह मुझे किसी गार की तरह लगी, क्योंकि कमरे की दीवारें इतनी खुरदरी और बेतरतीब नहीं हो सकती थी। मैं फर्श पर बिछे एक नर्म गद्दे पर लेटा हुआ था। सरहाने की तरफ दीवार में गड़ी कील के साथ एक ड्रिप लटकी थी, जिसका एक सिरा सुई के साथ मेरी कलाई में जुड़ा हुआ था। मेरे पांव की तरफ एक बैटरी पड़ी थी, जिससे मुंसलिक तार छत में लगी एक डीसी बल्ब को रोशन किए हुए थी। दरवाजे की जगह एक काले रंग का कंबल लटका हुआ नजर आ रहा था। अब ये मालूम नहीं था कि उसके अकब में दरवाजा मौजूद भी था या नहीं। अंदर जलने वाले बल्ब की वजह से रात दिन का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था। न जाने बेहोशी के दौरान कितना वक्त गुजर गया था। मेरी कलाई पर बंधी हुई घड़ी गायब थी। इसी तरह मेरा लिबास भी तब्दील कर दिया गया था। जिस तरह मेरी देखभाल की गई थी, मेरे साथ ऐसा बर्ताव शलोबर कबीले वाले तो किसी सूरत नहीं कर सकते थे। मैं ज़हनी वर्जिश में मशगूल हो गया, लेकिन काफी देर अंधेरे में टामक टूइयां मारने के बाद मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। और फिर मैं इन्हीं सोचों में गर्क था कि पर्दा हटाकर कोई अंदर दाखिल हुआ। आने वाले के चेहरे पर नजर पड़ते ही मेरा दिल खुशगवार अंदाज में धड़कने लगा। वो कमांडर अब्दुल हक था। उसी की वजह से मेरा तारुफ पहली बार मुजाहिदीन से हुआ था और उसके बाद मुजाहिदीन मेरे काफी काम आए थे। मोहब्बत भरे अंदाज में कहते हुए, आपको होश आ गया है? वो मेरे करीब बैठ गया। मैं मुस्कुराया, होश तो आ गया है मगर समझ में कुछ नहीं आ रहा। वो बोला, जिन मुसल्ला आदमियों को देखकर आप भागने की नाकाम कोशिश में बेहोश हुए थे, वो आपके दुश्मन नहीं थे, मुजाहिदीन थे। मैंने समझ जाने वाले अंदाज में सर हिलाया। इसका मतलब है मेरा बेहोश हो जाना फायदेमंद रहा, वरना मैंने मुकाबले से बाज नहीं आना था। कमांडर अब्दुल हक ने कहकहा लगाया, यकीनन हमारे मुजाहिदीन के चंद सांस बकाया थे। मैं खफीफ होता हुआ बोला, खैर ऐसी भी कोई बात नहीं। वो बोला, कसर नफ्सी है आपकी, वरना वहाँ काफी लाशें बिखरी हुई नजर आई हैं और तमाम के सर में गोली लगी थी। ये कहते हुए उसने पूछा, वैसे आप किसी अफगानी कबीले से कैसे टकरा गए? ये लोग तो पाक आर्मी के दुश्मन नहीं हैं। मैंने कहा, लंबी कहानी है। वो मुस्कुराया, ऐसी हालत में कहानियां सुनाने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं बचता। मैंने कहा, पहले आप ये बताएं कि मुजाहिदीन वहां कैसे आ गए और उन्होंने मुझे पहचाना कैसे? वो बोले, पहचाना कहाँ है, वहाँ आप अकेले ही जिंदा बचे थे, इसलिए आपको ले आए। यहाँ खुशकिस्मती से मैं खुद मौजूद था। बस सबसे पहले तो आपको तिब्बी इमदाद दी, टांग में फंसी गोली निकाली, मरहम पट्टी की और फिर कमजोरी की वजह से ड्रिप लगा दी। ये 5वीं ड्रिप खत्म हुई है। ये कहते हुए उसने मेरी कलाई से सुई निकाल कर वहाँ रख कर दबा दी। मैंने कहा, गोया मुझे बेहोश हुए दूसरा दिन है। वो बोले, कल शाम को आपको यहाँ लाया गया था और अभी रात के 12 बजने को हैं। मैंने पूछा, आप सोए नहीं? वो बोले, ड्रिप खत्म होने का इंतजार कर रहा था। मैंने पूछा, ये जगह गार की तरह लग रही है? वो बोले, ये गार ही है। जिस जगह आपका दुश्मनों से मुकाबला हुआ है, उससे थोड़े ही फासले पर हमारा ये ठिकाना मौजूद है। मैंने कहा, यानी बेध्यानी में सही समत इख्तियार की रखी? उसने इस बात में सर हिलाया, हाँ। और अब आप तफसील भी बता दें कि ये लोग क्यों आपके पीछे पड़े थे? जवाबन मैंने गजनी खेल और शलोबर की आपस की लड़ाई में अपनी गलती से फंस जाने के मुताल्लिक बताने लगा। सारी तफसील सुनते ही उसने पूछा, आपने अफगानिस्तान आने की वजह नहीं बताई? इस मरतबा मैंने एल्बर्ट ब्रूक के हाथों ब्लैकमेल होने और अपनी बेगुनाही के सबूत ढूंढने के मुताल्लिक जरूरी तफसीलात दोहरा दी। पलवशा के साथ मेरी शादी की खबर सुनकर वो खुश हो गया था। वो बोले, सबसे पहले तो शादी की मुबारक हो। मैंने कहा, खैर मुबारक भाई, मगर अब न जाने वो किस हाल में होगी। मैं अफसुर्दा हो गया। वो बोले, पलू खान किसी से मार खाने वाला नहीं, वो मेरा बड़ा लाडला शागिर्द था। तमाम उस्तादों से मैंने उसकी तारीफ ही सुनी है। एक मिशन में तो वो मेरे साथ भी काम कर चुका है। यकीन मानो दिल खुश हो जाता है उसकी कारकर्दगी देखकर। मैंने कहा, हाँ, मगर उस वक्त वो पल्लू खान थी, अभी पलवशा है। वो बेतकल्लुफी से बोला, नाम की तब्दीली से कुछ नहीं होता। एक जवान लड़की को दुश्मनों के हत्थे चढ़ने के बाद क्या मुश्किलात दरपेश आ सकती हैं, इस बारे में यकीनन आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। उसने इस बात में सर हिलाया, ये तो सही है, मगर आप खामखा बुरे गुमान न पालें, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। मैंने उम्मीद जाहिर की, एक उसी की जात का सहारा है। वो बोले, तो अब आप गजनी जाएंगे? मैंने कहा, इरादा तो यही है। वो बोले, आपके जख्म ठीक होते कुछ वक्त तो लगेगा और मेरा नहीं ख्याल कि उस वक्त तक एल्बर्ट ब्रूक वगैरह आपके इंतजार में बैठे होंगे। दाएं बाएं नजर दौड़ाते हुए मैंने मौजू तब्दील किया। मुझे अपना हथियार नजर नहीं आ रहा। वो बोला, साथ ही वहाँ पड़े सारे हथियार ही समेट लाए थे और उनमें मौजूद कमांडर नसरुल्लाह खेल की खास क्लैशनकोफ पहचानने में मुझे जरा भी दिक्कत नहीं हुई थी। मैंने तहसीन आमेज लहजे में कहा, बड़ी तेज नजर है आपकी। बोले, वो मेरे उस्ताद हैं और मैंने उनके हमरा अनगिनत मार्कों में हिस्सा लिया है। उनकी क्लैशनकोफ इसलिए भी खुसूसी है कि उन्होंने ऐलान किया था कि ये क्लैशनकोफ वो ऐसे शख्स को तोहफा देंगे
जो उनकी नजर में उसका सही हकदार होगा, और मेरा ख्याल है कि उन्होंने ऐसा आदमी तलाश करने में कोई गलती नहीं की। मैं मजाहिया अंदाज में बोला, यकीनन आप मजाक अच्छा कर लेते हैं। वो बोले, अच्छा आप सच सच बताएं कि उस्ताद मोहतरम ने ये क्लैशनकोफ आपके हवाले करते हुए क्या फरमाया था। मुझे कमांडर नसरुल्लाह की बातें अच्छी तरह याद थी। उन्होंने भी कमांडर अब्दुल हक से मिलती जुलती बातें की थी। यूं भी मुजाहिदीन के दरमियान मेरी निशानेबाजी का काफी चर्चा था, और इसकी वजह यही थी कि कुछ तो मुझे कुदरती तौर पर निशानेबाजी की सलाहियत थी, और कुछ यार लोगों की मुबालगा आराई ने मुझे शोहरत दी थी। मैं जवाब से पहलू तही करते हुए बेपरवाही से बोला, ये बात का मसला है, फिलहाल तो मुझे भूख लगी है। वो बोले, ओह मुझे ख्याल ही नहीं रहा, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ, और वो गार से बाहर निकल गए। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ पहाड़ों में मुजाहिदीन ने ठिकाने बना रखे हैं। वो भी मुजाहिदीन का एक महफूज ठिकाना था, और मेरी खुशनसीबी के जिस जगह मेरा शलोबर कबीले से आखिरी टाकरा हुआ, ये ठिकाना वहां से करीब ही था। इसकी हैसियत रस्ते में आने वाली एक चौकी की सी थी कि पाकिस्तानी सरहद उबूर करने वाले मुजाहिदीन वहां एक दिन गुजार कर आगे बढ़ जाते थे। वहां मुजाहिदीन की महदूद तादाद ही रहती थी। इसके बावजूद उस ठिकाने के दाएं बाएं होने वाली किसी भी कार्रवाई को वो नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। उस दिन भी जब मेरा शलोबरों से फायरिंग का तबादला हो रहा था, उन्हें भी वो फायरिंग सुनाई दे गई थी। वहां कमांडर अब्दुल हक ही अमीर थे। उन्होंने 4 आदमी सूरत हाल का जायजा लेने भेजे, और उन चारों को जिंदा हालत में सिर्फ मैं ही मिला था, इसलिए वो मुझे उठा लाए। कमांडर अब्दुल हक ने मुझे देखते ही पहचान लिया था। मेरी टांग का ऑपरेशन उन्होंने खुद ही किया था। कुछ बेहोशी के टीके और कुछ कमजोरी की वजह से मुझे 29-30 घंटों बाद ही होश आ सका था। मेरे होश में आने के अगले दिन शलोबर कबीले का एक वफ्द वहां पहुंच गया था। अपनी लाशें वो एक दिन पहले ही उठा कर ले गए थे, लेकिन अब उनकी आमद का मकसद अपने हथियारों की वापसी और मुझे तहवील में लेना था। कमांडर अब्दुल हक को सारी तफसील मालूम थी। उनके हथियार वापस करते हुए कमांडर अब्दुल हक ने उल्टा उन्हें मतून किया कि उनकी वजह से एक मुजाहिद जख्मी हुआ है। चूंकि इस सारी कार्रवाई में शलोबर कबीले की गलती ज्यादा थी, इसलिए जल्द ही उन्हें मुझे तहवील में लेने के मुतालबे से दस्तबरदार होना पड़ा। मेरा गजनी खेल कबीले का साथ देना अपनी जान बचाने की वजह से था, और जब तक शलोबरों ने मुझे मजबूर नहीं किया, तब तक मैंने उनके किसी आदमी को जान से भी नहीं मारा था। अलबत्ता आखिरी मार्के में मजबूर होकर मुझे इंतहाई इकदाम उठाना पड़ा था। इसी बात को कमांडर अब्दुल हक ने निहायत वजाहत से उन्हें समझा दिया कि अगर मैं चाहता तो जितने आदमी जख्मी किए थे उन तमाम को जान से मार सकता था, और ये बात तो उन्हें भी तस्लीम थी कि मेरी फायर की हुई गोलियों से उनका कोई भी आदमी जान से नहीं गया था, सिवाय उन 7 आदमियों के जिन्हें मारना मेरे लिए नागुज़ीर हो गया था। शलोबरों को इसलिए भी खामोश होना पड़ा था कि किसी कबीले से तो वो दुश्मनी पाल सकते थे, मुजाहिदीन के लश्कर के साथ टक्कर लेना उनके लिए मुमकिन नहीं था। उसके साथ गजनी खेल कबीले से भी उनकी लड़ाई उरूज पर थी, इसलिए ये महाज उन्हें बंद करना ही मुनासिब लगा, और हथियारों की वापसी ही को गनीमत समझते हुए वो वापस चले गए थे। उनके जाने के बाद कमांडर अब्दुल हक ने मुझे सारी तफसील सुनाई। एक खामखा की मुसीबत से जान छूटने का सुनकर मैंने सुख का सांस भरा। उनसे कोई बैद नहीं था कि कभी दोबारा मेरे सामने आने पर मेरी जान के दरपे हो जाते। अब कमांडर अब्दुल हक के समझाने की वजह से यकीनन मेरे खिलाफ कार्रवाई करने से पहले वो 100 बार सोचते। कमांडर अब्दुल हक की बात खत्म होते ही मैंने शरारत भरे लहजे में पूछा, वैसे आपने झूठ क्यों बोला कि मैं आपका साथी हूँ और मुजाहिद हूँ? वो संजीदा लहजे में बोले, आपके मुजाहिद होने में तो कोई शुबा नहीं, फिर ये झूठ कैसे हुआ? इसी तरह साथी सिर्फ उसी को नहीं कहते जो आपके शाना बशाना लड़े, बल्कि वो आदमी भी हमारा साथी ही कहलाता है जो लड़ तो किसी दूसरे महाज पर रहा हो, लेकिन उसका और हमारा मकसद मुश्तरक हो। मैंने कहा, गोया आपके नज़दीक मेरा और आपका मकसद मुश्तरक है। वो बोले, बिल्कुल मुश्तरक है, आप भी कुफ्र से बरसरे पैकार हैं, हम भी यही मकसद लिए मैदान में उतरे हैं, बस तरीका कार थोड़ा मुख्तलिफ है। बल्कि आपने तो कई बार असलहे की सूरत में मुजाहिदीन की खुल्लम खुला मदद भी की है, और ऐसा कोई साथी ही किया करता है, गैर नहीं। मैं मुस्कुराया, ठीक है जनाब, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। कमांडर अब्दुल हक मेरी हंसी में शामिल होता हुआ बोला, गलत अल्फाज वापस लेने ही में भलाई होती है। जिंदगी में एकदम ठहराव आ गया था। इससे पहले भी मैं एक बार कमांडर नसरुल्लाह की बैठक में साहिब फराश हो चुका था, जब मेरी तीमारदारी पलवशा ने की थी। पलवशा ने जिस तरह मेरी खिदमत की थी और जैसे मेरा ख्याल रखा था, ऐसा कोई निहायत ही मोहब्बत करने वाला रख सकता है। और अब वो पलवशा जाने कहाँ चली गई थी। लगता था शायद उसे देखे सदियां बीत गई हों। अपने आराम और सुकून को ठोकर मारकर वो मेरी बेगुनाही के सबूत हासिल करने गई थी। उसके साथ मेरा यार सरदार खान भी था। न जाने वो बहन भाई कहाँ भटकते फिर रहे थे। मेरे दिन रात निहायत बेकैफ गुजर रहे थे। उज़्वे मुअत्तल बनकर मैं किसी काम का नहीं रहा था। बस आने जाने वाले मुजाहिदीन की बातें सुनकर मैं जी को बहलाता रहता। अकेला बैठने की सूरत में तो पलवशा फौरन आ धमकती थी। खाने पीने का सामान और रोजमर्रा जरूरियात का दूसरा सामान वो पक्तिका से लेकर आते थे। मुझे वहाँ हफ्ते से ज्यादा होने को था। उस दिन भी 4 मुजाहिद आए हुए थे। वो छुट्टी जा रहे थे। मैं भी कमांडर अब्दुल हक के साथ बैठा उनकी बातें सुन रहा था।
वो चारों गुर्देश से आए थे। कमांडर अब्दुल हक इस्लाम नामी मुजाहिद को मुखातिब हुआ, इस्लाम भाई, इस मर्तबा कुछ देर से छुट्टी जा रहे हो? इस्लाम ने जवाब दिया, यूं तो मेरा इरादा पिछले माह ही छुट्टी जाने का था, मगर काम कुछ बढ़ गया था, मजबूरन महीना भर मजीद गुजारना पड़ा। कमांडर अब्दुल हक ने मजाहिया अंदाज में बाकी तीनों की तरफ इशारा किया तो इनकी छुट्टी भी मौखर करना थी। इस्लाम हंसा, क्यों मुझे मरवाने के चक्करों में हो? एक तो दुश्मन ने हमारी हरकत को महदूद किया हुआ है और तुम चाहते हो अंदरूने खाना भी दुश्मन खड़े हो जाएं। शफीक नामी मुजाहिद सफाई पेश करते हुए बोला, ये तो खैर कमांडर ज्यादती कर रहा है, इन्होंने खुद ही हमें छुट्टी के लिए जोर दिया है। अब्दुल हक पूछने लगा, वैसे दुश्मन की बात मेरे सर पर से गुजर गई है। इस्लाम ने हैरानी से पूछा, क्या आप तक ये खबर नहीं पहुंची? कौन सी? कमांडर अब्दुल हक हमतन गोश हो गया, मेरे कान भी खड़े हो गए। इस्लाम तफसील बतलाते हुए बोला, एक बरतानवी निशानेबाज ने हकीकत में अपनी जिंदगी अजीरन कर रखी है। करीबन 20-22 मुजाहिद उसकी गोली का शिकार हो चुके हैं। 1.5-2 किलोमीटर के फासले से भी कमबख्त की गोली सर में ही लगती है। उसकी वजह से हमारी हरकत काफी महदूद हो गई है। अंधेरे के तीर की तरह न जाने किस कोने से निकलता है और हमारे 2-3 साथियों को शहीद करके गायब हो जाता है। अपने मुखबरों से हमें यही मालूम हुआ है कि उसका नाम निक स्टुअर्ट है और बरतानवी आर्मी से ताल्लुक रखता है। उसकी मददगार भी कोई बरतानवी लड़की ही है, वो भी अच्छी खासी माहिर निशानेबाज हैं। हम अपनी पूरी कोशिश के बावजूद उनका कुछ बिगाड़ नहीं सके हैं। अब्दुल हक गहरा सांस लेते हुए बोला, अजीब बात सुना रहे हो। इस्लाम ने कहा, अजीब मगर हकीकत है। मैं उनकी गुफ्तगू में मुखिल हुआ, आप लोगों के पास दूर मार हथियार नहीं है क्या? इस्लाम मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ, क्यों नहीं है? चंद माह पहले ही हमारे हाथ 3 हैवी राइफल्स लगी हैं। कमांडर सिद्दीक बता रहा था कि वो रेंज मास्टर है और 2 किलोमीटर तक किसी भी आदमी को उनसे निशाना बनाया जा सकता है। उनका एमुनिशन भी मौजूद है, लेकिन 2 किलोमीटर तो क्या, हम में से कोई 200-300 मीटर के फासले पर भी उस राइफल से निशाना नहीं बना सकता। हमें तो बेकार वजन ही महसूस हो रही हैं। वो रेंज मास्टर को बेकार वजन कह रहा था। यकीनन उनमें से कोई रेंज मास्टर की अफादियत से वाकिफ नहीं था, वरना वो कभी ऐसा न कहते। मैंने पूछा, कमांडर सिद्दीक भी उससे फायर नहीं कर सकता? वो बोले, कमांडर सिद्दीक ने इन राइफलों के अंदर मौजूद किताबचे से उनके नाम हमें बताए हैं, बाकी इस राइफल के बारे में वो कुछ नहीं जानते। सही है। इस बात में सर हिलाते हुए मैं खामोश हो गया। कमांडर अब्दुल हक बड़े गौर से मेरी जानिब देख रहा था, मगर मैं जानबूझकर अनजान बना बैठा रहा। इस्लाम अब्दुल हक की तरफ मुतवज्जे हुआ, वैसे आपने जीशान भाई का मुकम्मल तारुफ नहीं करवाया। वो बोले, जीशान भाई का ताल्लुक पाक आर्मी से है और इन्होंने काफी बार हमारी मदद की है। अब किसी काम के सिलसिले में अफगानिस्तान आना हुआ है। रस्ते में गलत फहमी में एक कबीले से टाकरा हो गया, उन्हीं से लड़ते हुए जख्मी हो गए हैं। खुशकिस्मती से हमारे ठिकाने के नजदीक ही ये लड़ाई हुई थी, बस हम भाई को यहाँ ले आए। हफ्ता 1.5 ही हुआ, तब से ये यहीं पर हैं और जब तक मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो जाते मैं उन्हें कहीं जाने की इजाजत भी नहीं दूंगा। इस्लाम फौरन शाकी हुआ, किस कबीले से लड़ाई हुई थी? कम से कम आपको उनसे गिला तो करना चाहिए था। जो शख्स हमारा मददगार रह चुका है वो हमारा साथी ही है और हमारे साथियों को कोई यूं जख्मी करे इसकी इजाजत हम नहीं देंगे। कमांडर अब्दुल हक हंसा, सही कह रहे हैं आप, गिला करना तो हमारा बनता था, लेकिन एक छोटा सा मसला था, इसलिए मुझे खामोश होना पड़ा। इस्लाम ने हैरानी से पूछा, कैसा मसला? कमांडर अब्दुल हक इत्मीनान से बोला, यही कि इस कबीले के 2 दर्जन अफराद जख्मी हुए, इसके अलावा उन्हें 7 लाशें भी उठाना पड़ी। इस्लाम शश्तर रह गया, क्या मतलब? उसके बाकी 3 साथी भी हैरानी से घूरने लगे। कमांडर अब्दुल हक ने मुंह बनाया, मैं इब्रानी तो नहीं बोल रहा, सादा पश्तो में बात कर रहा हूँ। वो बोले, मगर अकेला आदमी? कमांडर अब्दुल हक तहसीन आमेज लहजे में बोले, जी अकेला आदमी अगर SS हो तो बहुत कुछ कर सकता है। इस्लाम ने मुझे घूरते हुए कहा, SS? गोया आपका मतलब है जीशान भाई ही SS हैं? वही पलू खान, मेरा मतलब है पलवशा का साथी। वो बोले, साथी नहीं, शौहर। अब मोहतरम ने पलवशा बेटी के साथ शादी कर ली है। इस्लाम ने फौरन ही पुरखुलूस लहजे में कहा, मुबारक हो जीशान भाई। मैंने इनकिसारी से कहा, शुक्रिया दोस्त। उसके बाद हम काफी देर वहां बैठे रहे। मौजूए गुफ्तगू मेरी जात ही बना रहा। इस्लाम और उसके साथियों ने सारी गपशप को पसे पुश्त डालकर मेरी कहानी मेरी जुबानी सुनने पर इसरार किया। गो मेरी ज्यादातर बातें तो उन तक पहुंची हुई थी, मगर किसी और जबानी पहुंची हुई बातों में झूठ और मुबालगे की मिलावट जरूर होती है। मैं उनके इसरार के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाया था। अगले दिन कमांडर इस्लाम और उसके 3 साथी जाने से पहले अलविदाई मुलाकात के लिए आ गए थे। मैंने उनसे जाने की रस्ते की बाबत दरियाफ्त किया। इस्लाम ने जो रास्ता बतलाया वो खागा ओबो से गुजर कर ही जाता था। खागा ओबो गुलगारे का गांव था। उन्हें रुखसत करने में गार से बाहर तक गया था। अब बैसाखी के सहारे में अच्छा भला चल लेता था। मेरा जख्म पहले से काफी बेहतर हो गया था। बाजू का जख्म तो तकरीबन भर चुका था, लेकिन पिंडली और रान का जख्म इतनी जल्दी मुकम्मल ठीक नहीं हो सकता था। उस दिन दोपहर को खाना खाते हुए कमांडर अब्दुल हक ने पूछा, जीशान भाई एक बात पूछूं? मैं खफीफ होते हुए बोला, इसमें इजाजत लेने की जरूरत है। शुक्रिया कहकर उसने पूछा, कल आप इस्लाम भाई से दूरमार राइफल के इस्तेमाल के बारे में क्यों पूछ रहे थे? क्या आप उस राइफल को इस्तेमाल करना जानते हैं? एक लम्हा सोचकर मैंने इस बात में सर हिलाया, जानता हूँ।
वो बोले, अगर मैं कहूं कि आप हमारे किसी साथी को इस राइफल का इस्तेमाल सिखा दें तो क्या ये दरखास्त मंजूर हो जाएगी? मैंने भरपूर कहकहा लगाया, दरखास्त और मंजूरी? अब्दुल हक भाई कुछ ज्यादा ही मीठा नहीं डाल दिया? अब्दुल हक नफी में सर हिलाते हुए बोला, किसी से भी काम लेने के दो तरीके हैं, हुक्म देना या दरखास्त करना, और हम आपसे दरखास्त ही कर सकते हैं। मैंने कहा, अपनों को ना तो हुक्म दिया जाता है और ना दरखास्त की जाती है, बस उन तक अपनी ख्वाहिश पहुंचा दी जाती है। वो फौरन अपनी साबिका बात से रुजू करता हुआ बोला, तो बस समझ लें कि मैंने अपनी ख्वाहिश आप तक पहुंचा दी है। मैं साफ गोई से बोला, अब्दुल हक भाई, आपकी ख्वाहिश को पूरा करना मेरे लिए नहायत ही दुश्वार और मुश्किल होता, लेकिन इस हालत में मैं कोई भी काम करने के काबिल नहीं हूँ, इसलिए आप राइफल और सीखने वाले 2-3 आदमी यहीं पर बुलवा लें, मैं उन्हें तरबियत दे दूंगा। अब्दुल हक ने मुजाहिया अंदाज में कहा, कहना तो नहीं चाहिए मगर आपका जख्मी होना हमारे लिए फायदेमंद रहा है। उसकी बात ने मुझे हंसने पर मजबूर कर दिया। 2 दिन बाद 4 आदमी रेंज मास्टर के 2 बक्स लेकर पहुंच गए थे। उसके साथ वो रेंज मास्टर की 200 गोलियां भी लाए थे। कमांडर अब्दुल हक ने गुज़श्ता दिन मेरा इंदिया लेते ही वायरलेस बेस पर अपने गुर्देश कैंप में मौजूद कमांडर से बात कर ली थी और कोड वर्ड में उन्हें राइफलें, एमुनिशन और आदमी भेजने का बता दिया था। इस दावत को गनीमत जानते हुए उन्होंने बगैर किसी ताखीर के 4 आदमी उस जानिब रवाना कर दिए थे। उन दिनों मुझे वक्त गुजारना मुश्किल हो जाया करता था। हालांकि जब पलवशा जख्मी थी उस वक्त हमने 2 माह के करीब अरसा यूं ही कोई काम किए बगैर गुजार दिया था, मगर वो 2 माह मेरी जिंदगी के सबसे ज्यादा तेज गुजरने वाले दिन थे। रात दिन लम्हों में बीत जाया करते थे और वही शबो रोज महीनों पर मुहित हो गए थे। गुर्देश कैंप से आने वाले 4 जवां साल मुजाहिद थे। उनमें से तो 2 मेरे हमउम्र थे, जिनका नाम सगीर और एहसान था। असलम मुझसे 1-2 साल बड़ा होगा, जबकि मुबीन बमुश्किल 18-19 साल का लड़का था। रात ही को मैंने रेंज मास्टर के दोनों बक्स खोलकर सामान का जायजा लिया। सारा सामान मुकम्मल देखकर मैंने इत्मीनान का सांस भरा। सरदार और मैंने अमेरिका में स्नाइपर कोर्स के दौरान इस राइफल के मुतालिक बहुत तफसील से पढ़ा था, और ये वो राइफल जिससे मैं सबसे ज्यादा फायर किया था। मैंने 4 सीखने वालों को तरबियत का वक्त बताया, सुबह नमाज के बाद तैयार रहना, और वो सर हिलाते हुए चले गए। कमांडर अब्दुल हक कुछ देर मजीद मेरे साथ बैठा रहा। उसके जाने के बाद मैं सोने के लिए लेट गया कि सुबह आराम का मौका न मिलता। सुबह की नमाज के बाद नाश्ते वगैरह से फारिग होकर 4 जवान पहुंच गए थे। कमांडर अब्दुल हक ने भी उनके हमरा बैठकर सीखने में दिलचस्पी जाहिर की थी। मैंने तमहीदी बातचीत में रेंज मास्टर की खूबियों पर रोशनी डाली और उन्हें बावर करवाया कि एक तरबियत याफ्ता आदमी इस राइफल से कितना फायदा उठा सकता था। उसके बाद मैं उन्हें राइफल के पुर्जों वगैरह के बारे में तफसील से बताने लगा कि किस तरह वो इस राइफल को टुकड़ों में खोल सकते थे। वो सारा दिन मैं उन्हें राइफल के मुतालिक ही पढ़ाता रहा। उसके साथ उन्हें भी मौका दिया कि वो बार बार राइफल को खोलें और जोड़ें। उसके साथ मैं उन्हें उस राइफल से मुख्तलिफ पोजीशनों से फायर करने के तरीके भी बताता रहा। वो सारा काम चूंकि हम बंद कमरे में भी कर सकते थे, इसलिए गार के अंदर बैठकर ही सिखलाई करते रहे। अगले दिन मैं उन्हें गार से बाहर ले गया। स्नाइपर राइफल में सबसे ज्यादा काम चूंकि टेलीस्कोप साइट का होता है, इसलिए उसके बारे में जानना एक स्नाइपर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बावजूद वो स्नाइपर बनने नहीं आए थे, लेकिन उन्हें अच्छा निशानेबाज तो बनना था। लियोपोल्ड साइट के बारे में हम स्नाइपर होने के बावजूद पूरा हफ्ता पढ़ते रहे थे। मैं उन्हें वो सब कुछ तो इसलिए नहीं पढ़ा सकता था कि इस काम में काफी वक्त सर्फ होता। मैं बस उन्हें जरूरी और काम की बातें बताता रहा। लियोपोल्ड साइट पर तो आम आदमी सही तरीके से रेंज भी नहीं लगा सकता। हर फासले के लिए एलिवेशन ड्रम पर मखसूस क्लिक लगाने पड़ते हैं। तमाम क्लिक्स की तरतीब मैंने उन्हें लिख कर दे दी थी ताकि वो उसे जबानी तौर पर याद रखें। वो पूरा दिन मैं उन्हें लियोपोल्ड साइट के मुतालिक पढ़ाता रहा। कमांडर अब्दुल हक भी सीखने में बहुत दिलचस्पी ले रहा था। रात को वो अपने गार में काफी देर तक दिन की सिखलाई को दोहराते रहे। मुजाहिदीन का वो ठिकाना गार दर गार बना हुआ था, यूं जैसे किसी मकान में कोई कमरे बने होते हैं। तीसरे दिन मैं उन्हें फायर करवाने लगा। राइफल के सिफर होने के बाद वो 600-700 मीटर के फासले पर आसानी से छोटे छोटे पत्थरों को निशाना बना रहे थे। अमली तौर पर रेंज मास्टर की कारकर्दगी देखकर उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। कमांडर अब्दुल हक ने भी दर्जन भर गोलियां चलाकर अपना निशाना आजमाया था। अगले 2 हफ्तों में मैं उन्हें मुख्तलिफ फासलों से फायर करवाता रहा। उनमें से अच्छा फायरर मुबीन था, जो उम्र में तमाम से छोटा था। वो 1500 मीटर दूर के हदफ को निशाना बना लेता था। चूंकि उनके पास गोलियों की महदूद तादाद थी, इसलिए हर आदमी रोजाना 3-4 गोलियां ही फायर कर पाता। इस सारे तरबियती अरसे के दौरान उन्होंने चंद बार मेरा फायर देखने की ख्वाहिश जाहिर की, मगर जख्मी होने का बहाना करके मैंने माजरत कर ली। अलबत्ता आखिरी दिन जब उनके पास फकत 2 गोलियां बाकी बची थीं, कमांडर अब्दुल हक ने इसरार किया कि वो दोनों गोलियां मैं फायर करूं। उसकी हुक्म नुमा इल्तिजा पर सर तस्लीम खम करते हुए मैंने दोनों गोलियों से 1900 मीटर दूर छोटे छोटे पत्थरों को निशाना बनाकर रेंज मास्टर पर उनका एतमाद मजीद पुख्ता कर दिया। अगले दिन उन 4 ने वापस जाना था।
क्योंकि गुर्देज कैंप में बड़ी बेचैनी से उनका इंतजार हो रहा था। रात को उन्हें अपने कमरों में बिठाकर मैंने स्नाइपिंग के मुतालिक अहम बातें दोहराई, कुछ नए नुक्ते उनके गोशगुजार किए ताकि वो दुश्मन का मुकाबला करने के काबिल हो सकें। सुबह सवेरे वापस जाते हुए चारों बड़ी अकीदत से मुझसे मिले। मेरे दिन फिर बेजारी से गुजरने लगे। पिंडली का जख्म तो करीबन ठीक हो ही गया था, लेकिन रान का जख्म अभी तक इतना ठीक नहीं हुआ था कि मैं आगे बढ़ सकता। सर्दी की वजह से जख्म यूं भी ठीक होने में ज्यादा वक्त लेता है। अब भी कमांडर अब्दुल हक के साथ अपने ठिकाने से 500-600 मीटर दूर चला जाता था। एक दिन हम दोपहर को लौटे तो ये रूह फरसा खबर सुनने को मिली कि सगीर बरतानवी स्नाइपर निक स्टुअर्ट की गोली का शिकार हो गया है, जबकि असलम शदीद जख्मी था। गोली उसके सर से रगड़ खाते हुए गहरा जख्म छोड़कर निकल गई थी। वो बड़ी हिम्मत का मुजाहरा करते हुए कैंप तक वापस पहुंचा था। बाद में सगीर की लाश उठाने के लिए जाने वाले 5 आदमियों में से 2 आदमी भी निक स्टुअर्ट या उसके साथी की गोली का निशाना बन गए थे। यूं लाश उठाने के लिए उन्हें रात का इंतजार करना पड़ गया था। इस बात को 2 दिन गुजर गए थे। अब शोहदा के घरों तक ये खबर पहुंचाने के लिए जो 2 आदमी जा रहे थे, उनकी जबानी हम तक ये खबर पहुंच गई थी। असलम और सगीर दोनों मेरे शागिर्द थे। 3 हफ्ते तक हम दिन रात मुसलसल साथ रहे थे। अब एकदम उनकी मौत का सुनकर मेरा दिल दुख से भर गया था। हफ्ता भर पहले ही वो एक उम्मीद लेकर यहाँ से वापस लौटे थे। बरतानवी स्नाइपर्स को अंजाम तक पहुँचाने के लिए वो पुरअज़्म थे। गो इन स्नाइपर्स की जो कहानियां मुझ तक पहुँच चुकी थीं, उसके बाद उन चारों से मुझे इतनी उम्मीद तो नहीं थी कि वो उन्हें ख़त्म कर सकेंगे, लेकिन ये तो मेरे गुमान में भी नहीं था कि वो खुद उनका निशाना बन जाएंगे। हालांकि मैंने उन्हें स्नाइपर्स के हरबों और चालाकियों से अच्छी तरह आगाह कर दिया था। यकीनन वो मेरी हिदायत पर सही तरीके से अमल नहीं कर सके थे, और यही वजह थी कि अपने साथी की लाश उठाने के लिए वो यूं मुंह उठाकर भागते चले गए थे। हालांकि मैं उन्हें अच्छी तरह बता चुका था कि एक स्नाइपर मुखालिफ की नफ्सियात से खेलता है और अपने हदफ का इंतजार करने के लिए वो घंटों नहीं दिनों इंतजार कर सकता है। गो तमाम आदमी ये बात नहीं जानते थे, मगर मेरे 2 और शागिर्द मुबीन और एहसान तो वहाँ मौजूद थे। वो उन्हें इस खतरे से आगाह कर सकते थे। अब ये मालूम नहीं था कि एहसान वगैरह ने उन्हें खबरदार नहीं किया या उन्होंने खुद ही बेपरवाही बरती थी। सगीर एक हंसमुख और बहादुर जवान था। उसका ताल्लुक मानसहरा जैसे खूबसूरत इलाके से था। उसके दिल में इस्लाम और पाकिस्तान की मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई थी। रेंज मास्टर से फायर करते हुए वो अक्सर कहता, उस्ताद जीशान, उम्मीद करता हूँ इन दोनों की मौत मेरी ही गोली से हो। जब मैंने 1900 मीटर से पत्थर को निशाना बनाया था, तब उसने बेसाख्ता कहा था, अगर उन काफिरों को पता चल गया कि हमारे उस्ताद SS का निशाना कैसा है, यकीनन वो भागने में देर नहीं लगाएंगे। कमांडर अब्दुल हक ने हंसते हुए पूछा था, बेटा उस्ताद को छोड़ो, अपनी सुनाओ। वो अज़्म से बोला, मैं तो उन्हें भागने भी नहीं दूंगा। आने वाले वक्त से कोई भी वाकिफ नहीं होता। अगर उसे मालूम होता कि उसने अभी स्नाइपर्स का निशाना बनना है तो शायद ऐसा दावा न करता। उसकी शादी को 1 ही साल हुआ था। महाज पर आने से पहले उसकी बीवी उम्मीद से थी। उसने पुख्ता इरादा कर लिया था कि वो 9 माह गुजारने के बाद ही घर जाएगा, ताकि अपनी बीवी और बच्चे से मिलने की दोहरी खुशी से लुत्फानंदोज हो सके। उसे छुट्टी से आए 8 माह हो चुके थे और अब 1 महीना गुजार कर उसने घर जाना था, लेकिन अजल ने उसे मौका ही नहीं दिया था। अपने महबूब की आमद के लिए चश्म बराह बीवी को उसकी शक्ल देखना भी नसीब न हुआ। कमांडर अब्दुल हक मेरी गार में दाखिल हुआ। जीशान भाई, आप तो रो रहे हैं? उसने फिक्रमंदी से पूछा। मुझे मालूम ही नहीं हुआ कि मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, पता नहीं यार। आंखों पर उल्टा हाथ फेरते हुए मैंने अजीब से लहजे में कहा, अगर मौत के बाद भी फना हो जाना होता तो काफी घाटे का सौदा था। उसने मुझे समझाया था या शायद तसल्ली दी थी। मैंने कहा, जानता हूँ। मैंने उसके चेहरे पर नजरें गाड़ते हुए कहा, लेकिन दुख और गम का एहसास कुदरती होता है। कमांडर अब्दुल हक मेरे साथ ही बिस्तर पर बैठ गया। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करें। दूसरे दिन मुखाबरे पर असलम की हालत के बारे में मालूम हुआ तो पता चला कि वो भी शहीद हो चुका है। यकीनन इलाज की बेहतर सहूलत न होने की वजह से वो जांबर ना हो सका था। अल्लाह ताला तमाम शहीदों के दर्जात बुलंद करे। अगले 3-4 हफ्ते भी मैं कमांडर अब्दुल हक का मेहमान रहा। मुझे वहां रुके हुए 2 माह से ज्यादा अरसा हो गया था, लेकिन बगैर तंदुरुस्त हुए मैं अपना सफर जारी नहीं रख सकता था। इसलिए जब तक मैं मुकम्मल सेहतयाब न हो गया, मैंने वहां से हिलने की कोशिश न की। कुछ दिन मजीद गुजारने के बाद मैं वहां से जाने के लिए तैयार था। कमांडर अब्दुल हक को अपने साथ जाने पर आमादा देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, मेरा ख्याल है आपकी यहाँ ज्यादा जरूरत है। वो बोले, सही कहा, मगर मेरे अलावा गजनी तक जाने का मुख्तसर रास्ता किसी को मालूम नहीं, और यूं भी कमांडर इस्लाम मेरी वापसी तक यही है। मैंने कहा, ठीक है, चलें फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें, और वो सर हिलाते हुए आगे हो गया। गजनी तक हमने पैदल ही जाना था। मैंने रास्ते में काफी वक्त जाया कर दिया था।
नामालूम एल्बर्ट ब्रूक वगैरह अब तक गजनी में थे या कहीं और मुंतकिल हो गए थे, लेकिन मेरे पास उनके बारे में यही आखिरी मालूमात थी, इसलिए मुझे एक बार तो वहाँ जरूर जाना था। वहाँ जाने के बाद ही मैं अगली मंजिल का तयन कर सकता था। थोड़ा सा आगे आते ही मैंने पूछा, यहाँ से हम मरनाहगर जाएंगे? उसने नफी में सर हिलाया, नहीं, हम मरनाहगर, पक्तिका और जरगून शहर वगैरह को नजरअंदाज करते हुए पहाड़ों के बीचों बीच मुख्तसर रस्तों से आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा, गुर्देश कैंप भी तो रस्ते में ही आता है। वो बोला, नहीं, वो दूसरी जानिब है, उससे कम वक्त तो गजनी पहुंचने में लगेगा। मैंने कहा, वहां से सगीर शहीद पार्टी तो 2 दिनों में हम तक पहुंच गए थे। वो गुर्देश से अरगून और सारूबी तक गाड़ियों में आए थे, वहां से मुख्तसर रस्ते पर मरनाहगर पहुंच गए थे। मैंने पूछा, इसका मतलब गुर्देश से मीरान शाह वाला रास्ता उन्हें करीब पड़ता होगा? उसने इस बात में सर हिलाया, हाँ, बहुत करीब पड़ता है और गाड़ी का रास्ता है, मगर वो रास्ता हमारे लिए महफूज नहीं है, इसलिए चक्कर काट कर उस तरफ से आना पड़ता है। कहकर मैं खामोश हो गया। उसने मेरी मालूमात में इजाफा करते हुए कहा, वैसे पक्तिका के मुजाफात में मोबाइल फोन के सिग्नल भी शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब आगे शहरों में मोबाइल फोन के सिग्नल आते हैं? वो बोले, बिल्कुल आते हैं। AWCC यानी अफगानिस्तान वायरलेस कम्युनिकेशन, रोशन और ADIA वगैरह। मैंने कहा, फिर तो राब्तों में सहूलत रहती होगी। उसने इस बात में सर हिलाया, बहुत ज्यादा, और अब काम शुरू है, इंशाल्लाह जल्द ही सरहदी पहाड़ों पर भी सिग्नल आने शुरू हो जाएंगे। मैंने खुश होते हुए कहा, चलो इस बहाने आप लोगों से भी बातचीत हो जाया करेगी। अब्दुल हक इन रस्तों का शनावर था और फिर काफी अरसे से उसका वास्ता पहाड़ों से पड़ रहा था, तभी वो ढलान पर काफी तेजी से हरकत करता था। दोपहर डले हम एक चश्मे के किनारे दिन का खाना खा रहे थे। खाने के बाद गर्म कहवे से लुत्फानंदोज होते हुए मैंने पूछा, वैसे बेहतर होता कि आप मुझे नक्शा बना कर दे देते। वो बोले, दरअसल मैं गजनी के इलाके में मसरूफ अमल मुजाहिदों से आपका राब्ता भी करवाना चाहता था। मैंने हैरानी से पूछा, क्या मतलब, वो कोई और मुजाहिद हैं? वो मुझे समझाता हुआ बोला, बिल्कुल, अफगानिस्तान में मुख्तलिफ ग्रुप कुफ्र से बरसरे पैकार हैं और हर ग्रुप का अलहदा कमांडर है। आपको तो हमारे ग्रुप के कुछ लोग जानते हैं, बस बाकी ग्रुप्स के लिए आप बिल्कुल ही अनजान और लाताल्लुक शख्स होंगे। मैंने पूछा, तो क्या अफगानिस्तान में काम करने वाले तमाम ग्रुप्स आपको जानते हैं? उसने नफी में सर हिलाया, नहीं, लेकिन मैं उन्हें अपनी पहचान करवा सकता हूँ। तमाम छोटे कमांडरों के पास भी मुख्तलिफ पासवर्ड्स और खुफिया मालूमात होती हैं, जिनमें मैं आपको हिस्सेदार नहीं बना सकता। इसी वजह से मैं खुद आपके साथ सफर तय करना पड़ा। मैंने कहा, वैसे अफगानिस्तान में कितने ग्रुप काम कर रहे हैं? वो बोले, काफी ज्यादा हैं, और वो उन ग्रुपों की तफसील बताने लगा। शाम तक हम एक छोटी सी आबादी के करीब पहुंच गए थे। दोनों ने मशवरे से वहीं रात गुजारने का फैसला किया। एक भले आदमी के घर से हमें खाना और ठिकाना मिल गया था। सुबह सवेरे नमाज पढ़कर हमने नाश्ता किया और अल्लाह पाक का नाम लेकर चल पड़े। अगले 2 दिन हमने आराम से सफर करते हुए रस्ते ही में गुजारे थे। इस दौरान हमें दरियाए गजनी भी उबूर करना पड़ा। हम दिन को सफर करते और रात को किसी के मेहमान बन जाते। तीसरे दिन सपहर ढले हम मुजाहिदीन के एक खुफिया ठिकाने तक पहुंच गए थे। कमांडर अब्दुल हक ने अपनी पहचान करवाई। फौरन हमें खुशामदीद कहा गया। रात के खाने पर कमांडर बिस्मिल्लाह जान हमारी आमद की गायत पूछ रहा था। अब्दुल हक ने तफसील बताने से गुरेज किया, एक जाती काम ही समझ लो। शायद मेरी मर्जी मालूम किए बगैर वो कुछ बताना नहीं चाहता था। बिस्मिल्लाह जान ने तफसील जानने में कोई दिलचस्पी जाहिर किए बगैर कहा, बस ये बता दें कि हम क्या मदद कर सकते हैं। अब्दुल हक ने कहा, फिलहाल तो कोई नहीं, अलबत्ता जब भी किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी आपको जरूर तकलीफ देंगे। बिस्मिल्लाह जान खुशदिली से बोला, खुशामदीद। रात को जब हम बिस्तर पर लेटे तो मैं कमांडर अब्दुल हक को मुखातिब हुआ, मेरा ख्याल है अब आपकी जिम्मेदारी भी खत्म हो गई है। वो बोले, नहीं यार, आप जिस दुश्मन के खिलाफ काम कर रहे हैं वो मेरा भी उतना ही दुश्मन है। मैंने कहा, वैसे यहाँ तक तो मैं पहुँच गया हूँ, मगर कोई लाए अमल जहन में नहीं आ रहा। अब्दुल हक इत्मीनान से बोला, पहले उनके कैंप का जायजा लेंगे, फिर मंसूबा बनाएंगे। अगले दिन हमने अपने हथियार मुजाहिदीन के ठिकाने पर छोड़े और एक रहनुमा को साथ लेकर गजनी शहर की तरफ चल पड़े। अमेरिकन आर्मी का कैंप शहर के मज़ाफात में था। कैंप क्या, पूरा किला था। सिक्योरिटी के इतने सख्त इंतजामात कि हकीकतन वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। अमेरिकन की रिहाइश तक 4-5 हिफाजती हिसार बने हुए थे। इतनी फुल प्रूफ सिक्योरिटी देखकर मेरे दिमाग में कैंप के अंदर घुसने का ख्याल भग से उड़ गया। मैंने आंखों से लगी दूरबीन कमांडर अब्दुल हक की तरफ बढ़ाई। मेरा ख्याल है अंदर घुसने की कोशिश करना निरी खुदकुशी होगी। मेरे हाथों से दूरबीन लेकर उसने आंखों से लगाने की जहमत किए बगैर कहा, मुझे पहले से मालूम था, मगर मैं चाहता था कि एक मर्तबा तुम खुद देख लो। मैंने हैरानी से पूछा, आप पहले ये कैंप देख चुके हैं? उसने नफी में सर हिलाया, नहीं। अगर देख चुका होता तो अपने साथ किसी रहनुमा को क्यों लाता? मगर उनके तमाम कैंप इसी तरह फुल प्रूफ बनाए गए हैं और ये भी बाकी कैंपों की तरह ही है। अमेरिकन बस अपनी फिल्मों में दलेरी दिखा सकते हैं, हकीकतन इतने बुज़दिल हैं कि मैं बता नहीं सकता। मैंने पूछा, क्या ये कैंप से बाहर नहीं निकलते? वो बोला, निकलते हैं, मगर बहुत कम, और खातिर खा इंतजाम के बाद एक काफिले की सूरत बाहर आते हैं। सबसे आगे एक खुसूसी गाड़ी चलती है जिसमें जैमर नस्ब होता है, जिसकी वजह से कोई भी टाइम बम या आईडी वगैरह चल नहीं सकती,
और अगर इत्तेफाक से IED फट भी जाए तब भी आगे वाली गाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अकब में चलने वाली गाड़ियों में भी कई अफगान और अमेरिकन हथियार बरदार तैयार हालत में बैठे होते हैं। हेलीकॉप्टर भी उमूमन काफिले के साथ ही होता है। मैंने पूछा पाकिस्तान में तो एल्बर्ट ब्रूक वगैरह इतना एहतमाम नहीं करते थे। वो बोला क्योंकि वहाँ वो अमरीकियों की हैसियत से सफर नहीं करते थे। वहाँ वो दहशतगर्दों की गाड़ियों में छुपकर हरकत करते और किसी को मालूम नहीं होता था कि उनकी गाड़ियों में कोई अमरीकी जा रहा है। उस दिन हम अमेरिकन कैंप का चारों अतराफ से जायजा लेकर वापस आ गए। वापस पहुंचते हुए शाम हो गई थी। सुबह नाश्ते के बाद से हम कुछ खा पी नहीं सके थे। कैंप पहुंचते ही हमने सबसे पहले खाना पसंद किया। रात को सोने से पहले हम एक मुनासिब लाया अमल तरतीब दे रहे थे। मैंने कहा भाई मुझे इसका एक ही हल नजर आ रहा है कि उनका कोई अहम आदमी अपने कब्जे में करें और फिर मुज़ाकरात के जरिए अपनी शर्त मनवाएं। अब्दुल हक ने मेरी बात की तायद की। सही कहा, मगर असल मसला है किसी अहम आदमी को पकड़ने का। इन बुज़दिलों के होटलों और तफरीह के दूसरे इंतजामात हिफाजती हिसार के अंदर ही किए गए हैं। इस तरह न उन्हें बाहर निकलना पड़ता है और न उन्हें कोई खतरा होता है। मैंने कहा उनके कैंप पर तो हमला किया जा सकता है। वो बोला शायद, मगर इस तरह हम उन्हें जानी नुकसान तो पहुंचा सकते हैं, किसी को पकड़ नहीं सकते, क्योंकि ये हमला दूर से रॉकेट वगैरह फेंक कर ही किया जा सकेगा, वरना कैंप के हिफाजती इंतजामात तो आप खुद ही देख रहे हैं। मैंने कहा शहर में खरीदारी वगैरह के लिए तो जाते होंगे। वो बोला जरूरत का सामान उन्हें कैंप के अंदर ही पहुंचा दिया जाता है और सामान लाने वाले मखसूस अफराद होते हैं जिन्हें शनाख्त के कई मराहिल से गुजरना पड़ता है। मैंने कहा अब यही तरीका रह गया है कि उनके किसी काफिले पर घात लगाई जाए। वो बोला हाँ, लेकिन वो तभी मुमकिन होगा कि हम पहले से उनके काफिले के जाने के वक्त और समत के बारे में मालूम हो। उस सूरत में भी हमें कमांडर बिस्मिल्लाह जान की मदद जरूर लेना पड़ेगी। मैंने पूछा तो क्या कमांडर हमारी मदद नहीं करेगा? वो बोला क्यों नहीं। मैंने कहा बेहतर तो यही होगा कि उन्हें सारी बात बताकर मशवरा मांगा जाए, शायद वो किसी दूसरी तजवीज की तरफ रहनुमाई कर दें। कमांडर अब्दुल हक मेरे साथ मुत्तफिक हो गया। ठीक है, कल उनसे बात करेंगे। अगले दिन कमांडर बिस्मिल्लाह जान सुबह सवेरे ही कहीं निकल गया था। उनकी वापसी कहीं रात गए हुई थी। यूं एक दिन बाद ही उनसे बात हो सकी। सारी बात सुनकर वो गहरी सोच में खो गया था। चंद लम्हों बाद उसने जबान खोली। उनके काफिले तो 15-20 दिन बाद हरकत कर लेते हैं, लेकिन एक तो जरूरी नहीं कि हर काफिले में कोई अहम शख्सियत मौजूद हो, और दूसरा काफिले की हिफाजत के लिए उमूमन हेलीकॉप्टर भी साथ चलता है। ऐसी सूरत में काफिले पर हमला तो किया जा सकता है, किसी को गिरफ्तार करना मुश्किल होता है। मैं फीके अंदाज में बोला गोया हमारा मंसूबा किसी काम का नहीं। कमांडर बिस्मिल्लाह जान ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा एक तरीका तो है, लेकिन उसमें ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। हमने बजक जबान होकर कहा वो क्या? वो बोले गैर मुल्की मीडिया के काफी नुमाइंदे अफगानिस्तान के बड़े शहरों में मौजूद हैं। इसी तरह उन शहरों में कुछ दूसरे मकासद से आए हुए अमरीकी शहरी भी मौजूद होते हैं। मैंने उसकी बात पूरी नहीं होने दी थी। मैंने कहा मगर हमें मीडिया के नुमाइंदों या आम अमेरिकन से क्या मतलब? कमांडर बिस्मिल्लाह ने अफसोस भरे अंदाज में सर हिलाया। मेरा ख्याल है मेरी बात दरमियान में ही रह गई। मैंने जल्दी से माजरत की। वो बोला तो मैं कह रहा था कि इनमें अमेरिकन CIA के कुछ एजेंट छुपे होते हैं। अब इन सीक्रेट एजेंट्स को कैसे पहचाना जा सकता है, इस बारे में बस इतनी ही रहनुमाई कर सकता हूँ कि इसके लिए ऐसे अफराद की निगरानी करना पड़ेगी और ये काफी थका देने वाला काम है। मैंने कहा गोया अब मुझे जासूस बनना पड़ेगा। कमांडर बिस्मिल्लाह जान ने इस बात में सर हिलाया। जी, और शहर में रहने के लिए आपके पास अपनी शनाख्त मौजूद होना चाहिए, ये न हो दूसरों को पकड़ते हुए अपनी जान फंसा बैठो। मैंने कहा अब काम थोड़ा मुश्किल हो गया है। अब्दुल हक ने मुझे तसल्ली दी, नहीं इसका भी कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेंगे। मैंने पूछा वो कैसे? बिस्मिल्लाह जान भी उसकी जानिब मुतवज्जे हो गया। अब्दुल हक ने कहा अफगानिस्तान में काफी कंस्ट्रक्शन कंपनियां काम कर रही हैं, जिनमें पाकिस्तानी मजदूर और इंजीनियर्स भी काम कर रहे हैं। मैंने वजाहत चाही तो फिर वो बोला आप किसी भी कंपनी में बतौर मजदूर शामिल होकर अपने पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड पर आसानी से घूम सकते हैं। मैंने कहा वीजा वगैरह भी तो बनाना होगा। वो बोला वैसे सर्दियों में तो कंस्ट्रक्शन कंपनियों का काम ठप हो जाता है। इससे पहले कि अब्दुल हक मेरे सवाल का जवाब देता, बिस्मिल्लाह जान ने एक और नुक्ता उठाया। ये अमेरिका नहीं है कि जहाँ वीजों की इतनी जांच पड़ताल हो और नकली वीजा बनाना कोई मुश्किल नहीं। बाकी कंस्ट्रक्शन कंपनियां साइटों का काम सर्दी की वजह से रोक देती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत दफ्तरी स्टाफ मौजूद रहता है। अब्दुल हक ने एक ही सांस में हम दोनों का एतराज खत्म कर दिया था। उसके बाद हम बाकी तफसीलात तय करने लगे। अगले दिन अब्दुल हक ने वहाँ से काबुल जाना था, क्योंकि उसकी वाकफियत जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी में थी वो काबुल के मज़ाफात में काम कर रही थी। वहीं पर उसने मेरे लिए वीजा भी बनवाना था। मैंने भी उसके साथ चलने पर इसरार किया था, लेकिन उसने मना कर दिया, क्योंकि मेरा सड़क के जरिए काबुल जाना किसी तौर मुनासिब नहीं था। खुद अब्दुल हक के पास अफगानिस्तान की शनाख्त मौजूद थी। अगले दिन कमांडर अब्दुल हक मुझसे इजाजत लेकर रुखसत हो गया। जाते हुए उसने एक कैमरे वाले मोबाइल फोन में मेरी चंद तस्वीर खींच ली। एक मुजाहिद को मैंने अपने जाती काम में घसीट लिया था।
गो इन मुजाहिदीन की जिंदगी का मकसद ही कुफ्र के खिलाफ बरसरे पैकार रहना है, लेकिन उनका तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है। उसके जाने के बाद एक बार फिर मैं फारिग था। फरवरी के वस्त में सर्दी का जोर टूटने लगता है, मगर यहाँ अभी तक सर्दी पड़ रही थी। कमांडर अब्दुल हक ने यही कहा था कि उसे मेरे काम में हफ्ते से ज्यादा वक्त लग जाएगा। अब उसे 1.5 हफ्ता भी लग सकता था और 2 से 3 हफ्ते भी। उसकी वापसी तक मुझे कोई काम नहीं था। खुद को मसरूफ रखने के लिए मैं फारिग औकात में मुख्तलिफ वर्जिशें करके वक्त गुजारता। कमांडर अब्दुल हक को गए हुए 1 हफ्ता हो गया था जब एक रात कमांडर बिस्मिल्लाह जान मेरे पास आ गया। मैं सोने के लिए लेट चुका था। मुझे रजाई में घुसा देखकर वो वापस मुड़ने लगा। आप गालिबन सो रहे हैं। मैंने जल्दी से कहा, अरे नहीं भाई, आए बैठें। फारिग आदमी को इतनी जल्दी नींद कहाँ आती है। अच्छा करके वो मेरे पास आकर बैठ गया। मैंने कहा, आप काम में मसरूफ होते हैं इसलिए आपके पास नहीं बैठता, वरना मेरा दिल चाहता है कि रात गए तक आपके साथ गपशप करूं। वो बोला, गोया फरागत आपको रास नहीं। उसने बज़ाहिर हंसते हुए पूछा। नामालूम क्यों मुझे उसका लहजा मानी खेज लगा था। मैंने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे मुसलसल फारिग रहना पड़ रहा है और ये बेकारी निरा सरदर्द ही तो है। वो बोला, वैसे एक काम तो है, इस बहाने हमारी भी मदद हो जाएगी और आपको भी हिलने जुलने का मौका मिल जाएगा। उसके अंदाज से साफ लग रहा था कि वो सिर्फ इसी खातिर मेरे पास आया था और गुफ्तगू का रुख इत्तेफाकन इस मौजू की जानिब मुड़ गया कि उसे अपनी बात करने में आसानी हो गई। मैं खुश दिली से बोला, कमांडर आप बेझिझक बताएं, अगर मेरे बस में हुआ तो इनकार नहीं सुनोगे। वो बोला, अब्दुल हक भाई कह रहे थे कि आपका निशाना बहुत अच्छा है। काम बताने से पहले उसने तस्दीक करना जरूरी समझा। मैंने इनकिसारी से कहा, लोग ऐसा ही समझते हैं। उसने मुतबस्सम होकर कहा, तो लोगों के समझने को नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता ना। मैंने मजाही अंदाज में कहा, गोया आपके नजदीक एक अच्छा निशानेबाज होना बुराई की अलामत है। वो तुर्की बतुर्की बोला, बिल्कुल, मुखालिफिन को ऐसा आदमी बहुत बुरा लगता है। मैंने जवाबी वार किया, गालिबन आप यही चाहते हैं कि वो मुझे बुरा ही समझते रहें। वो बोला, परसों एक खुसूसी तकरीब मनाई जा रही है। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक अगले 3-4 दिन मौसम साफ रहेगा। धूप से लुत्फानंदोज होने के लिए ये महफिल एक खुली जगह मुनक्किद होगी। एक बड़ा सा केक काटा जाएगा और इस दौरान आप हमें यकीन दिला सकते हैं कि दुश्मन आपको यूं ही बुरा नहीं समझते। आखिरी फिक्रा उसने हंसते हुए कहा था। मैं एकदम संजीदा हो गया था। ये पक्की इत्तला है? उसने इस बात में सर हिलाया। हाँ। मैंने कहा, लेकिन उस दिन मैंने कमांडर अब्दुल हक के साथ कैंप का जायजा लिया था। मुझे तो कोई ऐसी जगह नजर नहीं आई जहां से हम कैंप के अंदर मौजूद किसी शख्स को निशाना बना सकें, क्योंकि कैंप के नजदीक जो 2 टेकरियां हैं वहां अफगान आर्मी तैनात है। वो इत्मीनान से बोला, जुनूबी टेकरी पर कल रात हमारा कब्जा हो जाएगा। सारा मंसूबा बना लिया गया है और मेरा ख्याल है कि जुनूबी टेकरी से कैंप के अंदर मुनासिब तरीके से फायर किया जा सकेगा। मैंने अंदेशा जाहिर किया, शायद उस टेकरी पर बगैर शोर शराबे के कब्जा न किया जा सके। एक भी गोली चल गई तो भांडा फूट जाएगा और हमने वहाँ काफी वक्त गुजारना है। वो यकीन से बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा। उस टेकरी पर जो लोग तैनात हैं उनमें हमारा एक आदमी मौजूद है। कल रात को तमाम के खाने में ज़ूद असर बेहोशी की दवा शामिल हो जाएगी और उसके बाद यकीनन कोई मज़ाहमत के काबिल नहीं रहेगा। मैंने कहा, यह सारा मंसूबा आपने मेरी निशानेबाजी की वजह से बनाया है या कोई और वजह है? वो बोला, ऐसे मंसूबे हम वक्तन फवक्तन बनाते रहते हैं क्योंकि हम दुश्मन को आराम से रहने नहीं दे सकते। वैसे ये मंसूबा 25 दिसंबर के लिए तरतीब दिया गया था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से जो तकरीब खुले मैदान में होना थी वो बंद स्टेडियम में मनाई गई। बस हमने अब जो आदमी वहां तक पहुंचाया था उसे कह दिया कि वो किसी मुनासिब मौके की आमद तक वहीं टिका रहे और अब वो मुनासिब मौका आ गया है। हमने जो मंसूबा बनाया था उसके मुताबिक हमें वहां रॉकेट फायर करते। गो वो तमाम रॉकेट अंदाजे से फायर किए जाते और कभी कभार ही कोई रॉकेट निशाने पर लगता है, लेकिन हमारा असल मकसद अफरा तफरी फैलाना और उन्हें ये बावर करवाते रहना है कि हम मौजूद हैं। मैंने कहा, तो ये काम आप किसी से भी करवा सकते हैं, यूं किसी तकरीब का इंतजार करने का क्या मतलब? वो बोला, क्योंकि तकरीब के वक्त तमाम इकट्ठे होते हैं और एक भी रॉकेट निशाने पर लग जाए तो काफी तबाही फैल सकती है। दूसरा, उनके जश्न के मौके पर ऐसी कार्रवाई उनमें ज्यादा मायूसी फैलाती है। मैंने कहा, मेरी गोली चलाने से तो एकदम अफरा तफरी फैल जाएगी और इस सूरत में मैं 3-4 से ज्यादा अफराद को निशाना बना नहीं पाऊंगा। शायद आपके रॉकेटों को भी जाया करने का बायस बन जाऊं। वो बोला, हमारे पास ऐसे मौकों के लिए 107 रॉकेट हैं जिनका लॉन्चर नहीं होता, बस रॉकेट ही को सिधाई देकर हम मतलूबा समत में उनका रुख करके रख देते हैं। यूं कभी कभार तो एक आदमी का भी नुकसान नहीं होता और कभी कभी चंद अफराद हलाक हो जाते हैं, जबकि आपके फायर से 2-3 तो मुर्दार हो ही जाएंगे। खासकर बड़े आदमियों की मौत से उनके मोराल पर काफी असर पड़ेगा। मैंने कहा, जब तक मैं तकरीब की जगह का फासला नाप नहीं लेता तब तक ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि मैं कितनों को निशाना बना सकता हूँ। इस ज़मीन में मुझे कुछ सामान भी दरकार होगा। उसका सारा मंसूबा समझ में आते ही मैंने उसे अपनी जरूरियात से आगाह करना मुनासिब समझा। वो बोला, आप अपनी जरूरियात के बारे में बताएं। मैंने कहा, सबसे पहले तो एक दूर मार राइफल चाहिए होगी, उसके साथ दूरबीन, विंड मीटर, लेजर रेंज फाइंडर, और मैं उसे अपने मतलूबा सामान के बारे में तफसील से बताने लगा।
वो उठते हुए बोला, चले मैं आपको अपने पास मौजूद सामान दिखा देता हूँ, जो चीज कम होगी उसका बंदोबस्त इंशाल्लाह कल हो जाएगा। मैं सर हिलाता हुआ बिस्तर से निकला और उसके हमराह हो लिया। थोड़ी देर बाद हम एक तहखाने में मौजूद थे। वहाँ हथियारों के दरमियान ड्रैगनोव और गैलिल स्नाइपर राइफल के अलावा रेंज मास्टर भी मौजूद थी, और रेंज मास्टर की मौजूदगी में दूसरी राइफलों से मुझे क्या मतलब हो सकता था। ये तमाम अमेरिकन और अफगान फौजियों से छीना गया सामान था। सिवाय विंड मीटर के मुझे अपनी मतलब की हर चीज मिल गई थी, यहाँ तक कि एक अच्छी क्वालिटी का साइलेंसर भी मौजूद था। मैंने इत्मीनान भरे अंदाज में कहा, सामान तो करीबन मुकम्मल ही है। बिस्मिल्लाह जान खुश होते हुए बोला, वैसे इनमें से काफी चीजें ऐसी होती हैं जिनके इस्तेमाल के बारे में हम नहीं जानते। हमारे नजदीक वो बिल्कुल फालतू थी, फिर भी मैंने ये सोच कर रख छोड़ी थी कि शायद कभी काम आ जाएं। आज लगता है मेरा फैसला मुफीद साबित हुआ। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, अब सबसे अहम काम यानी फासला नापना रह गया है कि उस टेकरी से तकरीब की जगह का फासला कितना होगा। वैसे आप कितने फासले से किसी आदमी को निशाना बना लेंगे? मैंने रेंज मास्टर की रेंज के मुताबिक कहा, 2 किलोमीटर। वो बोला, मतलब कमांडर अब्दुल हक की आपके बारे में बताई गई बात हकीकत है। मैंने कहा, अब कमांडर अब्दुल हक को झूठा तो नहीं कह सकते। मैंने लतीफ अंदाज में चोट की और वो कहका लगाकर हंस पड़ा। मुझे बिस्तर तक पहुंचाकर उसने इजाजत ली और रुखसत हो गया। अगले दिन मैंने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर राइफल को सिफर कर लिया था। साइलेंसर की मौजूदगी में मुझे फायर करते हुए कोई मसला पेश नहीं आया था। रेंज मास्टर राइफल की तो बोर साइटिंग भी हो जाती है, लेकिन जब फायर करने की सहूलत मौजूद हो तो बोर साइटिंग की जरूरत बाकी नहीं रहती। बोर साइटिंग बगैर गोली चलाए राइफल को सिफर करने का तरीका है। रात को कमांडर बिस्मिल्लाह जान अपने कुछ आदमियों के साथ मज़कूरा टेकरी पर पहुंच गया था। उन्हें सारे अफगान फौजी बेहोश ही मिले थे। पूरी पोस्ट कब्जे में लेते ही उसने मोबाइल फोन पर कॉल करके अपने साथियों को मुत्तला कर दिया। उसके एक साथी ने मुझ तक ये इत्तला पहुंचा दी थी। मैंने सुबह सवेरे वहां पहुंचना था। तुलुए आफ्ताब के साथ ही मैं एक डबल केबिन में बैठा उस टेकरी की तरफ रवाना था जहां मुजाहिदीन का कब्जा हो चुका था। हमने बमुश्किल आधा रास्ता तय किया था कि कमांडर बिस्मिल्लाह जान की कॉल आ गई। उसने मेरे साथ बात करना चाहिए और मेरे साथ बैठे हुए आदमी ने मोबाइल फोन मेरी जानिब बढ़ा दिया। वो सलाम वगैरह के बाद बोला, ज़ीशान भाई, मेरा ख्याल है यहाँ आपकी जरूरत बाकी नहीं रही। मैंने हैरानी का इजहार किया, क्यों? वो मायूस कुन लहजे में बोला, मैंने उस जगह का फासला नापा है, 2 किलोमीटर से ज्यादा फासला बन रहा है। टेकरी की बुलंदी जहन में लाते हुए मैंने उससे इत्तेफाक नहीं किया। मैंने कहा, ये तय करना मेरा काम है। उसने मेरी आमद को मेरी स्वाबदीद पर छोड़ दिया, जैसे आपकी मर्जी। ड्राइवर बेखौफ खतर गाड़ी को उस टेकरी के अकब में ले गया। पहले वाली 3 गाड़ियां भी वहीं छुपा कर खड़ी की गई थी। हमारी रहनुमाई के लिए 2 आदमी टेकरी से नीचे आए हुए थे। उनकी हिदायत पर ड्राइवर ने गाड़ी पहले वाली गाड़ियों के साथ खड़ी की और हम उनकी रहनुमाई में ऊपर चढ़ने लगे। टेकरी के ऊपर पहुंचते ही कमांडर बिस्मिल्लाह जान हमें अपना मुंतजिर नजर आया। उसके चेहरे पर छाए तासुरात यकीनन मेरे मुंह से कोई उम्मीद भरी खबर सुनने के ख्वाहां थे। मैंने भी उससे मुसाफा करते हुए फासला नापने वाले आले यानी लेजर रेंज फाइंडर के मुतालिक दरियाफ्त किया। वो बोला, आए मेरे साथ, और मुझे पोस्ट की शुमाली जानिब ले गया। अमेरिकन कैंप बिल्कुल ही मेरे सामने था। एक वसी मैदान के बीचों बीच तकरीब के लिए जगह बनाई गई थी। मैंने लेजर रेंज फाइंडर थामते ही तरतीब से रखे सोफों का फासला नापा। वो 2200 मीटर था, जबकि रेंज मास्टर की कारगर रेंज 2000 मीटर है। फासला नापते ही मैंने कमांडर बिस्मिल्लाह जान से तस्दीक चाहिए, कितना फासला है? उसने मायूसी भरे अंदाज में कहा, 2200। इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाते हुए मैंने अप हिल डाउन हिल प्रोटेक्टर के जरिए हदफ का जाविया मालूम किया। वो जगह हमारी टेकरी से 30 डिग्री नशेब में थी। कोसाइन फैक्टर को इस्तेमाल करते हुए मैंने राइफल पर लगाने वाली रेंज मालूम की, जो कि 1905 मीटर बन रही थी। इससे पहले शायद आपको बता चुके हैं कि जब भी कोई स्नाइपर नीचे से बुलंदी की तरफ या बुलंद मकाम से नीचे की तरफ फायर करता है तो वो हदफ की बराह रास्त पढ़ी जाने वाली रेंज नहीं लगाता, बल्कि उफकी रेंज लगाता है। इस मकसद के लिए उसे हदफ चाहे वो नीचे हो या ऊपर, उसका जाविया दरकार होता है कि स्नाइपर से हदफ की बुलंदी या गहराई का कितना जाविया बन रहा है, और फिर उस जाविये और फासले पर एक मखसूस फार्मूला लगाने से मतलूबा रेंज मालूम हो जाती है। कबील खान के जानशीन सरदार जहांदाद खान को मैंने इसी फार्मूले को बरूए कार लाते हुए बुलंदी की तरफ फायर करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया था। एक हमवार सतह देखकर मैंने कमांडर बिस्मिल्लाह जान को कहा, मेरा ख्याल है फायर करने के लिए ये जगह मुनासिब रहेगी। यहाँ एक कंबल बिछा दें ताकि मैं आरामदेह हालत में लेट कर फायर कर सकूं। उसने उलझन आमेज लहजे में पूछा, क्या फासला नापने में मुझसे गलती हुई है? मैंने नफी में सर हिलाया, नहीं, फासला 2200 मीटर ही बन रहा है, लेकिन नशेब में होने की वजह से राइफल पर रेंज 1900 मीटर लगेगी। उसकी हैरानी बरकरार थी, वो क्यों?
मैंने कहा, इस क्यों को खोजने के लिए आपको मेरी शागिर्दी इख्तियार करनी पड़ेगी। हंसते हुए मैं राइफल की मैगजीन भरने लगा। मेरे पुरएतमाद लहजे ने उसे खुश कर दिया था। इसका फैसला आपके फायर के बाद ही कर सकूंगा। मैंने बरजस्ता कहा, फायर के बाद शायद मेरी पेशकश बरकरार न रहे। उसने कहकहा लगाया, ये भी मुमकिन है कि फायर के बाद मुझे ही अपने मुतालबे से दस्तबरदार होना पड़े। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, अब इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए। वो बोला, चलो देख लेते हैं। 2 मैगजीनें भरकर मैंने राइफल के साथ रखी। इतनी देर में मेरी बताई हुई जगह पर एक आदमी ने नरम कोरियन कंबल बिछा दिया था। राइफल पर टेलीस्कोप साइट लगाकर मैंने सोफों की जानिब सिधाई दी। एलिवेशन ड्रम पर मतलूबा रेंज लगाई और राइफल को कॉक करके सेफ्टी लगा दी। अब बस उनके आने की देर थी। धूप खूब रोशन थी। तकरीब की जगह पर हल्की फुल्की चहल पहल नजर आने लगी थी। मुलाजिम खाने की मेज पर बर्तन वगैरह लगा रहे थे। कुछ सोफों पर उनके सामने पड़ी शीशों की मेजों को साफ कर रहे थे। राइफल को वहीं छोड़कर मैं खड़ा हो गया। सादा कपड़े की छोटी सी झंडी दरकार होगी। झंडी? बिस्मिल्लाह जान के लहजे में हैरानी थी। मैं वजाहत करता हुआ बोला, हाँ, विंड मीटर नहीं है तो हवा की रफ्तार नापने के लिए एक झंडी सामने लगवा दो। अब झंडे से कैसे हवा नापी जाएगी? कमांडर बिस्मिल्लाह जान की समझ में मेरी बात नहीं आ रही थी और आ भी कैसे सकती थी। ये तो स्नाइपर्स के अपने तजुर्बात होते हैं और वो कोई स्नाइपर तो नहीं था। मैं उसे समझाते हुए बोला, हवा की वजह से झंडे का कपड़ा उसके डंडे के साथ एक मखसूस जाविया बनाता हुआ लहराता है। हवा जितनी तेज होती है कपड़ा उतना ही सीधा उड़ता है। इस जाविये को नापकर हम स्नाइपर अंदाजा लगा लेते हैं कि हवा की रफ्तार क्या है और फिर रफ्तार मालूम करके हम दाएं बाएं फर्क डालने वाली नॉब के जरिए टेलीस्कोप साइट पर मुनासिब रेंज लगा सकते हैं, इस तरह कि हवा गोली पर असरअंदाज न हो सके। वो बोला, इतने बखेड़े मुझसे तो नहीं पाले जाएंगे। मैंने कहा, कामयाब फायर करने के लिए ऐसे बखेड़े पालने पड़ते हैं कमांडर। ये कहते हुए मैं रिहायशी बंकर की तरफ बढ़ गया। वो जल्दी से बोला, अपने चेहरे पर कपड़ा लपेट लो, हमने अफगान फौजियों को कत्ल नहीं करना। मैंने इस बात में सर हिलाकर चेहरे पर मफलर लपेट लिया। अंदर मौजूद मुजाहिदों ने भी अपने चेहरे छुपाए हुए थे। इस पोस्ट पर 20 के करीब अफगान फौजी मौजूद थे। तमाम को उन्होंने बांध दिया था। बिस्मिल्लाह जान के 2 मुसल्लह साथी उनकी निगरानी कर रहे थे और बाकी अफगान फौजियों का असलहा, एमुनिशन और दूसरी काम की चीजें नीचे ले जाकर अपनी गाड़ी में लोड कर रहे थे। अंदर का जायजा लेकर हम बाहर निकल आए। एक तरफ प्लास्टिक की कुर्सियां पड़ी हुई थीं। उन पर बैठकर हम वक्त गुजारने लगे। थोड़ी देर तक मुजाहिदीन एमुनिशन और हथियारों वगैरह को 2 गाड़ियों में लोड कर चुके थे। आधे अफराद को कमांडर बिस्मिल्लाह जान ने वापस जाने का हुक्म दिया, क्योंकि फायर होने के बाद हमने वहां से फरार होना था और मुनासिब यही था कि इससे पहले सामान वाली गाड़ियां अपने ठिकाने की तरफ भेज दी जाती।